स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का चैप्टर 1 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हारने के बाद जो लिबरलिज्म और जो चेंज एक रिफॉर्मेशन का जो टाइम फ्रांस में शुरू हुआ था, उसको सभी मोनार्क्स किंगडम्स ने मिल करके सप्रेस कर दिया। और 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो ट्रीटी हुई, उसमें फ्रांस के बॉर्डर के चारों तरफ नए स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस से निकलने वाली इस तरह की लिबर्टी की वेव्स पूरे यूरोप में ना फैल सकें। लेकिन दोस्तों, ये समय बदलाव का था। एक तरफ तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, दूसरी तरफ लोगों की और भी बहुत सारी हार्डशिप्स थी, जिसमें उनकी फसलें बर्बाद हो गई हार्श विंटर्स के कारण। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, मशीनों के युग के आ जाने से जो छोटे व्यापारी थे उनके काम धंधे चौपट हो गए, जिससे उनकी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। इसी समय जो एक नया मिडिल क्लास, ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का जो एक नया मिडिल क्लास जो उभर के सामने आ रहा था, अब वो भी लोगों को ट्रिगर कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था और उनके अंदर राष्ट्रवाद की, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहा था। पैरेलल टू दिस, जो कल्चरल आइडियाज़ की बातें करने वाले लोग थे, जो म्यूज़िक और सॉन्ग्स के द्वारा या पोइट्री के द्वारा और पेंटिंग्स के द्वारा कल्चरल आइडियाज़ को क्रिएट करने वाले या प्रमोट करने वाले जो लोग थे, वो भी इसमें काफ़ी चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे थे। तो दोस्तों, एक तरफ तो 1815 की ट्रीटी के बाद जब लिबरल नेशनलिस्टिक आइडियाज़ वाले लोगों को सप्रेस किया गया, तो अब वो लोग सप्रेशन के डर से अंडरग्राउंड हो गए और अब वो लिबरल फ्रीडम की आइडियोलॉजी से बढ़ करके रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ के विचारों वाले लोग हो गए, जिनमें से एक उदाहरण है जोसेफ मैज़िनी। जोसेफ मैज़िनी इटली का रहने वाला एक नागरिक था और वह एक रिवॉल्यूशनरी था। 24 साल की छोटी सी उम्र में ही जोसेफ मैज़िनी ने कार्बोनारी करके एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को पूरी इटली और उसके आसपास के एरियाज में फैलाने की कोशिश की। कंजर्वेटिव आइडियाज़ के लोगों को जब ये पता चला, तो इस तरह के आइडियाज़ वाले लोगों को सेंसर कर दिया जाता था, फोर्सफुली उनको बैन कर दिया जाता था। तो जोसेफ मैज़िनी को एग्जाइल पर भेज दिया गया। जब जोसेफ मैज़िनी एग्जाइल पर चला गया, तो उसने ऐसी सीक्रेट एजेंसीज फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। उसने ऐसी 2 नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक यंग इटली जो उसने मार्सियस में बनाई, दूसरी यंग यूरोप जो उसने बर्न में बनाई। तो इसी की तर्ज पर, सेम पैटर्न पर, जोसेफ मैज़िनी के जैसे ही बाकी जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो दुनिया के, यूरोप के दूसरे पार्ट्स में काम कर रहे थे, उन्होंने भी इसी तरह की सीक्रेट एजेंसीज बनानी, एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, एक तरफ तो हार्डशिप्स का टाइम चल रहा है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस हाइक होने के कारण और फसलें बर्बाद होने के कारण जो प्रॉब्लम्स लोगों को थी, तो उसके लिए लोगों ने जिम्मेदार ठहराया कंजर्वेटिव रेजिम्स को। तो लोग इनको रिवोल्ट कर रहे थे, इनके शेट्यूज़ पर, इनके मैनर्स पर अटैक कर रहे थे। जो पीजेंट्स थे उन पर हाई टैक्सेस थे। अभी भी जो कंजर्वेटिव आइडिया वाले लोग थे वो स्पेशल प्रिविलेजेस वाले लोग थे। तो दोस्तों, फ्रांस से जो वेव चली थी लिबर्टी और फ्रीडम वाली, वो अब पूरे यूरोप में फैल रही है। एक तरफ रिवॉल्यूशंस और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ पूरे यूरोप में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रोमांटिसिज्म ने। देखिए दोस्तों, सोसाइटी के मिडिल क्लास में ऐसे एजुकेटेड स्कॉलर लोग थे जिन्होंने आर्ट, पोइट्री, कल्चर, सॉन्ग्स, म्यूज़िक के द्वारा लोगों के अंदर कॉमननेस की फीलिंग को जगाने की कोशिश की। आज हम भारत के लोग हैं, हम सब भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग सब कहते हैं हम भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कॉमन हिस्ट्री है। हम सब ने मिलकर के स्ट्रगल किया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और आज अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो ये पूरा देश हम सबका है। तो इस तरह की कॉमन हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी के जो विचार हैं, जो न्यू आइडियाज़ एंड थॉट्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं यूरोप के अंदर, उसमें रोमांटिसिज्म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पोलैंड के लोग, जब 1815 की ट्रीटी के बाद पोलैंड का जो पार्ट था वो रशियन एम्पायर के किंगडम के अंदर चला गया और पोलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया।
लेकिन पोलैंड के लोग अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज से प्यार करने वाले लोग थे, उनके अंदर फ्रेटर्निटी की फीलिंग थी, तो उन्होंने अपनी इस भाषा को जगाए रखा। ऐसे एक व्यक्ति थे कैरोल कर्पुंस्की। इन्होंने अपने ओपेरा और म्यूज़िक के द्वारा अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया, कंजर्व किया, प्रिजर्व किया। ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे यूरोप में। देखिए, पहले किंगडम्स के टाइम पर क्या होता था, अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को बांध करके एक राजा रूल किया करता था। अब लोगों के विचार बदल रहे हैं। सेम एथनिसिटी वाले लोग, कॉमन हिस्ट्री वाले लोग, कॉमन लैंग्वेज वाले लोग, एक जैसे हिस्ट्री वाले लोग अब अपने आप को ब्रदरहुड, फादरलैंड, मदरलैंड जैसे नए शब्दों से जागरूक हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वेव पूरे यूरोप में चल रही है, इसने 1830s से 1848 तक के जो टाइम को एक पीरियड ऑफ एज ऑफ रिवोल्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया। पूरे यूरोप में जो अलग एथनिसिटी के लोग थे, जो किसी किंगडम के अंडर में कंट्रोल्ड थे, अब वहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने शुरू हो गए। ऐसे 2 उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। ब्रसल्स में रिवोल्यूशन हो गया। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स, बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर 1815 की ट्रीटी के बाद ये पार्ट बेल्जियम नीदरलैंड किंगडम के अंदर दे दिया गया था, कंट्रोल में चला गया था। लेकिन अब 1821 में लोगों ने यहाँ पर रिवोल्ट किया और बेल्जियम नीदरलैंड किंगडम से सेपरेट हो गया, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया। इसी तरह 1821 में ऑटोमन एम्पायर किंगडम के अंदर ग्रीस को रखा गया था, जबकि ग्रीस में जो क्रिश्चियन एथनिसिटी के लोग रहते थे वो मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर के अंदर रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी, एक कॉमन आइडेंटिटी वाली भावना जाग रही थी। तो ग्रीस, जिसको क्रेडल ऑफ क्रिश्चियनिटी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है यूरोप में, उसके लिए पूरे यूरोप से अलग अलग एरिया से, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में उदाहरण बताया था, बैरोन जो पोइट थे, उन्होंने अपनी पूरे जीवन की संपत्ति इकट्ठी की और वो भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कूद गए और लास्ट में उनकी वहीं पर डेथ हो गई 1824 में। तो इस तरह से ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है जो 1821 में शुरू होता है और 1832 तक 10-11 साल के लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो ग्रीस था वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से 1830s का जो टाइम था, ये रिवॉल्यूशंस का टाइम था, बदलाव का समय था। इस बदलाव को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस के जो ये नए विचारों वाले लोग थे, मिडिल क्लास, न्यू ग्रोइंग जो क्लास थी, वो एक मीटिंग करते हैं 1848 में, 18 मई 1848 फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ये मिडिल क्लास के जो स्कॉलर लोग थे, जो बदलाव चाहते थे, जो फ्रीडम चाहते थे, जो लिबर्टी चाहते थे, जो सफ्रेज राइट्स की बातें करते थे, जो पुरानी चली आ रही कंजर्वेटिव रेजिम्स को ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उनकी एक मीटिंग होती है फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी में है। उन्होंने जर्मनी के किंग विल्हम फोर्थ को, फ्रेडरिक विल्हम फोर्थ को इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के लिए उनको प्रपोज किया, लेकिन विल्हम ने इसके लिए मना कर दिया और वो मोनार्क रिजिम्स के साथ मिल जाता है और इस तरह से आर्मी को बुला लिया जाता है और फ्रैंकफर्ट जो ये पार्लियामेंट हुई थी या फ्रैंकफर्ट जो मीटिंग हुई थी एलिट लोगों की या एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों की, इसको डिसबैंड कर दिया जाता है। लेकिन इतने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अब ये वेव लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। अब ये समय बदलाव का आ चुका है। तो अब मोनार्की रिजिम्स को भी ये समझ में आ गया था कि अब हम पूरी तरीके से स्पेशल प्रिविलेजेस वाला जो वर्षों से चली आ रही जो मोनार्की सिस्टम है उसको एज इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बहुत सारे बदलाव किए गए। तो दोस्तों, ये पूरा जो समय है, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म का पूरे यूरोप में एक वेव चल रही है। इन्हीं विचारों में जब 1815 के बाद कंजर्वेटिव आइडियाज़ वाले जो लोग थे, जिन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह को बैन कर दिया, तो वहीं से निकल के आया रिवोल्यूशनरीज। इसी तरह पूरे यूरोप में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक तरफ ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, बेल्जियम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, दूसरी तरफ रोमांटिसिज्म के द्वारा भी नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक नया कंसेप्ट सामने आता है, वो है बिल्डिंग ऑफ नेशन स्टेट्स। ये नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब है, नेशन स्टेट में वो सारे लोग जिनका कॉमन कल्चर है, जिनकी कॉमन हिस्ट्री है या जिनकी कॉमन आइडेंटिटी है, वो सारे लोग अपने आप को एक जैसा समझने लगते हैं और फिर वो अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? 560 से भी ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे
उन सब की कॉमन हिस्ट्री थी, वो सब इंडियंस थे। तो जो स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स अपने आप भारत में मर्ज हो गए, ठीक है, लेकिन जो अपने आप मर्ज नहीं हुए, हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत की सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज कर दिया। इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ अब यूरोप में होंगी। तो दोस्तों, इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो अब ये राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल चुकी है, राष्ट्रों का निर्माण होना शुरू हो गया है। पहले किंगडम्स के अंदर जो अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को बांध के रखा गया था, अब वो इस तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते। तो ये नेशनलिस्टिक फीलिंग कई बार बड़े बड़े देशों को तोड़ भी सकती है, डिसइंटीग्रेट भी कर देती है, और कई बार ये जो लैंग्वेज है ये एक वेपन का काम करती है, ये जो कॉमन आइडेंटिटी है ये एक वेपन का काम करती है। ये देशों को तोड़ भी सकती है और सेम एथनिसिटी के लोगों को जोड़ भी सकती है। तो दोस्तों, इसी वेव में यूनिफाइड हो जाएंगे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। और आज की दुनिया में जितने सारे राष्ट्र हैं, धीरे 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 साल दर साल, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये पूरा वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें यूरोप से शुरू हुई और इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड दोज इंपॉर्टेंट पर्सन हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड ब्रिटेन। ओके फ्रेंड्स, सी यू, बाय।